अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 2 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। मेरे को होस्ट वसीम मलिक अपनी निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं हैं। सानेहाए 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत की इमरान खान से आज पहली मरतबा मुलाकात कराई गई। उस मुलाकात में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या खास हिदायत दी, उससे मुतालिक तफसील आपके सामने रखूंगी और साथ ही हम बात करेंगे कि वो अदालतें जिनमें इमरान खान के ट्रायल भी चल रहे हैं और वो अदालतें जो 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज में हिरासत में लिए गए जो तमाम तर प्रोटेस्टर्स थे और जो प्रोटेस्टर्स नहीं भी थे उनके साथ क्या सलूक कर रही हैं, और ये जो पकड़ धकड़ की जा रही है इसमें इम्तियाजी सलूक कैसे रवा रखा जा रहा है एक खास सकाफत, एक खास तबके और एक खास जुबान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही हम ये बात करेंगे कि हुकूमत ने एक क्रैकडाउन का फैसला किया है, लेकिन हुकूमत का इस क्रैकडाउन के सिलसिले में दोहरा मयार है। लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के हिसाब से हुकूमत की पॉलिसी एक नहीं है बल्कि मुख्तलिफ है। उसकी भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं कि बीबीसी जो कि एक बरतानवी नशरियाती इदारा है, उसने सानेहाए 26 नवंबर से मुतालिक 27 नवंबर को एक मुफस्सिल रिपोर्ट जारी की। उनकी उस रिपोर्ट के मतन से कुछ आला हुकूमती हल्के खुश नहीं हुए। उनकी उस रिपोर्ट के मतन पर एक ख़त लिखा गया है बीबीसी को, और उस ख़त के अंदर बीबीसी से दरख्वास्त की गई है कि आपने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा उसकी तरदीद कर दीजिए। बीबीसी ने रिपोर्ट क्या किया था? बीबीसी ने उस ख़त के अंदर जिसके हवाले से ख़त लिखा गया, उस अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान हैं उनकी रिहाई के लिए एहतजाज हुआ और उस पर हुकूमती क्रैकडाउन किया गया। बीबीसी ने लिखा था कि तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जमात के कारकुनों की हलाकतों के बारे में मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, और कोई ये कह रहा है कि तादाद 20 है और कोई ये कह रहा है कि तादाद 280 तक है। बीबीसी ने खुद तहकीक करने की कोशिश की जो ग्रैंड ऑपरेशन था जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से 26 नवंबर गुजर के रात किया गया, उसमें कितनी हलाकतें हुई। बीबीसी कहता है कि हुकूमती दावा है कि सिरे से कोई गोली चलाई नहीं गई, और फिर वो कहते हैं कि जब बीबीसी की टीम ने इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल का रुख किया तो उन्हें मालूम हुआ कि जुमेरात को एक बयान में, जो कि पोली क्लिनिक की इंतजामिया का बयान था, उसमें ये कहा कि पोली क्लिनिक में किसी भी फर्द की लाश नहीं लाई गई जिसकी जो हलाकत है वो मुबैना तौर पर ऑपरेशन में हुई हो, जो कि मुजाहिरीन के खिलाफ था। लेकिन वो कहते हैं कि बीबीसी के पास मौजूद अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ 26 नवंबर की शाम कम से कम ऐसे 3 अफराद की लाशें मौजूद थी जिन्हें गोलियां लगी थीं। उसके बाद बीबीसी ने यह भी कहा कि 2 की हलाकत भी अस्पताल में ही हुई थी। फिर उसके बाद बीबीसी ने अपनी इस जो रिपोर्ट है इसमें यह भी बताया कि कैसे बाद में जब अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से तरदीद कराई गई तो मैयतें उनके वर्सा के हवाले नहीं की जा रही थी। उसके बाद पिम्स के हवाले से बीबीसी ने लिखा था कि पिम्स अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। ताहम बीबीसी की मालूमात के मुताबिक वहां तहरीके इंसाफ के 2 कारकुनों की लाशें लाई गई थी जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था, और फिर बाद में उनके वर्सा लाशें ले जा चुके थे। उसके बाद बीबीसी ये भी लिखता है कि मंगल को गोलियां लगने से हलाक होने वाले इन 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब तक अस्पताल में मौजूद नहीं, लेकिन बीबीसी को वहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज के बाद लाए जाने वाले मुतअद्दिद ऐसे जख्मी जेरे इलाज मिले जिन्हें गोलियां लगी थी। यानी बीबीसी दावा कर रहा है कि उन्होंने खुद अस्पतालों में वो जख्मी देखे जिनको गोलियों से बुलेट फायर जिनके ऊपर किए गए थे, जबकि रियासत पाकिस्तान का ये दावा है कि किसी के ऊपर गोली चलाई ही नहीं गई। फिर बीबीसी ने कुछ आई विटनेसेस से जो ऐनी शाहिदीन थे उनके भी बयानात कोट किए, जिनमें से एक खातून थी जिनका फर्जी नाम लेकर लिखा गया, जो कहती है कि मेरे कानों से वो सारी चीखें ख़त्म ही नहीं हो रही जो मैंने उस रात सुनी। और उसके बाद वो कैसे एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से लोगों के ऊपर फायरिंग हो रही थी, आंसू गैस की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और फिर उनको अपने जब शौहर नज़र आए तो उनके शौहर को गोली लगी हुई थी और फिर वो उनके साथ अस्पताल आई। और उसके बाद वो खातून जिनको कोट किया गया वो कहती हैं कि वो क़यामत थी जैसे जंग हो रही हो और मेरे हाथों पर अपने शौहर का सिर्फ खून ही खून था। बीबीसी ने यह भी कहा कि जब वो खातून जिसका फर्जी नाम बीबीसी ने सुमैया लिखा है, वो खातून जब बीबीसी से बात करी थी तो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बिलख के रो रही थी। उसके बाद वो ये भी कह रही है कि जब पिम्स अस्पताल में जाकर उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जख्मियों से वर्सा से जानने की, तो उनको वहाँ से बाहर भी निकाला गया। बीबीसी ने मुख्तलिफ दावे किए कि उन्होंने कितने लोगों को वहाँ अस्पतालों में देखा जो ज़ख्मी थे,
गोलियां लगने की वजह से। आज जो हुकूमत की जानिब से एक खत लिखा गया है बीबीसी के नाम, उस खत में क्या कहा गया है, और मैं दोहरे मयार की बात क्यों करी थी, ये मैं आपको शायद मेरा खत पढ़ने से ही समझ आ जाए। वजारत इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी वो वजारत जिसकी सरबराही वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ करते हैं, उस वजारत ने बीबीसी के नाम खत लिखा है जिसमें ये कहा है कि किसी की जाती राय हो सकती है रिपोर्टिंग, यानी किसी भी शख्स की। पहले वो थोड़ी तमहीद बांधते और बताते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे गैर जानिबदार तरीके से की जाती है, और फिर वो कहते हैं कि किसी की जाती राय हो सकती है, मगर ये नागुज़ीर है कि खबर तमाम जावियों से फेयर तरीके से रिपोर्ट हो, ख़ास तौर पर वो खबर जिसमें सख्त जज्बात या मुतनाज़े आरा छुपी हों। उसके बाद ये जो आज खत लिखा गया है बीबीसी को, इसके अंदर कहा गया है कि 27 नवंबर 2024 को बीबीसी ने हक़ाइक़ को मिसकोट किया, जिसमें मरने वालों की तादाद बताई गई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक थी। उसके बाद वो कहते हैं कि बीबीसी ने 27 नवंबर को अपनी 3 मरतबा जो खबर अपडेट की, उसके ज़रिए बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया वो ये था कि एक खबर ये थी कि इस्लामाबाद में जानलेवा झड़पों के बाद पुलिस ने रातों रात सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, जहां 1 दर्जन से ज़ायद लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। ये खत में लिखा गया है। फिर खत में कहा जा रहा है कि एक मौके पर बीबीसी की तरफ से ये भी कहा गया कि पहले दर्जन भर लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर सिविलियंस थे। एक और रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई कि दर्जनों से ज़्यादा मारे गए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। इंतहाई हसास मामले पर फिगर क्रंचिंग और गलत मालूमात देना सहाफ़ती इखलाकियात के मुनाफी है, ये खत में कहा गया है। और फिर खत में यह भी कहा गया है कि जिम्मेदार सहाफ़त इदारों के अंदर एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद खत में बीबीसी को यह भी कहा गया है कि जिम्मेदार सहाफ़त इदारों के अंदर एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। बीबीसी को कौमी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हुए मुतवाज़िन रिपोर्टिंग का अहद करना चाहिए। बीबीसी से कहा जा रहा है कि आप बैलेंस रिपोर्टिंग करें। उसके बाद आखिर में यह भी लिखा गया है कि लिहाजा बीबीसी से दरख्वास्त की जाती है कि बराए करम जिम्मेदार सहाफ़ती मयारात के मुताबिक इस मौजू पर, यानी जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर अमवात का जिक्र किया, दुरुस्तगी जारी की जाए, तरदीद की जाए। उसके बाद वजारत इत्तलात लिखती है कि अगर कोई मज़ीद वजाहत दरकार हो तो हम हाजिर हैं। ये वही वजारत इत्तलात है उसी हुकूमत की जिस हुकूमत ने मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर मुकदमा बनाया। अगर बीबीसी की ये सहाफ़ी फ़रज जावेद हैं, हमारी साथी सीनियर हैं, और उन्होंने एक एक्सप्लेनर भी किया था, अगर वो कोई पाकिस्तानी बेस्ड सहाफ़ी होती किसी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से या पाकिस्तानी सोशल मीडिया से या डिजिटल के साथ वो अटैच्ड होती, तो उनके ऊपर उनको किसी पिकेट पर हमला करने के और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने और नशे में होने और आइस डालकर उनके ऊपर आइस बरामदगी का मुकदमा बनाया जाता। उनकी ज़िंदगी के अहम तरीन 2 से 3 रोज़ ज़ाया कर दिए जाते और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता। लेकिन यहाँ टकराव एक और हुकूमत से है और वो हुकूमत बरतानिया है। तो वहाँ पर दरख्वास्त की जा रही है कि आपने जो हक़ाइक़ बताए वो दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं है, आपने मिस कोट किया, आपने हैपनिंग को ठीक नहीं बताया, आप उसकी तरदीद जारी करें। और इससे ज़्यादा रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान बरतानिया के मामले में कुछ और कर नहीं सकती। मसला होता है सच का, वो ज़्यादा अरसा छुपता नहीं है। खैर, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। इसी हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसके दोहरे मयार की मैं बात कर रही हूँ और जिसके इम्तियाजी सलूक की हम बात कर रहे हैं, इसी रियासत पाकिस्तान ने एक जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है और इस जॉइंट टास्क फोर्स का काम यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर अमवात का जिक्र करने वाले, सोशल मीडिया के ऊपर रियासत के बयानिए के मुखालिफ बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई ये टास्क फोर्स जो है वो तजवीज़ करेगी। वो तमाम तर लोग जो खबर के नाम पर हुकूमत के मुताबिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन तमाम तर लोगों को पकड़ने की तैयारी की गई है। 10 दिन दिए गए हैं, आज से इस टास्क फोर्स का क़याम है, तो 12 दिसंबर तक टास्क फोर्स अपना काम कंप्लीट कर लेगी। और टास्क फोर्स के TORs के मुताबिक टास्क फोर्स ने सज़ा तजवीज़ करनी है उन तमाम तर अफराद की जो कि रियासती बयानिए के मुखालिफ बात कर रहे हैं, जो कि 26 नवंबर से मुतालिक है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई, तो रियासत कहती है गोली ही नहीं चली। जब हलाकतों की या किसी की डेथ की हम बात करते हैं, उसका जनाजा दिखाया जाता है, तो रियासत कहती है ये पुराना है। अगर गोलियों की फुटेज चलाई जाती है तो कहते हैं AI जनरेटेड है। जब तक किसी ने मुरतब करके तमाम तर तफसील नहीं दी थी तो कहते थे सबूत लेकर आओ। सबूत लेकर आए तो कहते हैं सबूत दुरुस्त नहीं है। सबूत लेकर आए तो डिफेंसिव पोजीशन में जाकर एक
प्रेस रिलीज जारी करते हैं और उस प्रेस रिलीज के जरिए बताते हैं कि मुराद सईद आया था उस एहतजाज में, और हमारी नाकामी इतनी कि हमने निहत्ते शहरियों के ऊपर स्ट्रेट फायर किए, लेकिन हमें मुराद सईद उनके बीच में नजर भी आ गया तो हमने नहीं किया, जिसको शूट ऑन साइट का ऑर्डर इसी रियासत पाकिस्तान ने दे रखा है, किस कानून के तहत नहीं मालूम। और फिर अब जो ये रियासत पाकिस्तान ने ज्वाइंट टास्क फोर्स 10 रुकनी बनाई है, इस ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे चेयरमैन पीटीए, और इस ज्वाइंट टास्क फोर्स के अंदर शामिल हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग एफआईए, डायरेक्टर आईटी इंफॉर्मेशन, और ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी और डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस, और उसके अलावा एक एक नुमाइंदा आईएसआई और एमआई का इसमें शामिल है। और इस ज्वाइंट टास्क फोर्स ने तजवीज़ करना है जो लोग मुलव्विस थे उस प्रोपेगेंडा में हुकूमत के मुताबिक जो किया गया 2 दिन 3 दिन या पूरे हफ्ते से, और फिर वो उनकी सजाएं तजवीज़ करेगा, और उसके अंदर इंटरनेशनल मीडिया शामिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे ये एक दोहरा मयार अपनाया जा रहा है। खैर, आज एक और अहम डेवलपमेंट भी ये हुई कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डी चौक में कारकुनान आए थे, उनकी पकड़ धकड़ और उस पर रियासत बहुत सरतोड़ कोशिश करके बयानियां बना रही है, तो उसी सरतोड़ कोशिश के अंदर एक दावा सामने आया था आईजी इस्लामाबाद की जानिब से। आईजी इस्लामाबाद ने कहा था कि 954 अफराद ऐसे हैं जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस्लामाबाद की हदूद के अंदर से, और फिर उन 954 अफराद को आईजी इस्लामाबाद की 27 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक अगर गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अभी तक अदालतों में क्यों पेश किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आप जो भी कह लें, जो भी निज़ाम राइज है, लेकिन एक कानून भी है, और उस कानून के मुताबिक 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किए बगैर अपनी तहवील में नहीं रख सकती। 24 घंटे के बाद उनको अदालती अहकामात दरकार होते हैं, लेकिन 27 नवंबर से आज 2 दिसंबर हो चुकी, और अभी तक लोगों को पे दर पे गिरफ्तार करके जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है इस्लामाबाद में ताहिर अब्बास सुपरा साहब की, उसमें पेश करने का सिलसिला जारी है। अगर आपको रफ फिगर्स बताऊं तो, बल्कि एग्जैक्ट फिगर्स ही हैं, लेकिन क्योंकि अदालती हुक्मनामे आ रहे होते हैं और निज़ाम कुछ इस तरह का है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, 350 लोगों को इनिशियली पेश किया गया था। उसके बाद 144 लोगों को दोबारा जब आई थिंक फ्राइडे को पेश किया गया, बल्कि फ्राइडे को, और 19 को हफ्ते के दिन पेश किया गया, और फिर आज अभी तक की मालूमात के मुताबिक 283 अफराद को आज ताहिर अब्बास सुपरा, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज हैं, उनकी अदालत में पेश किया गया। जज साहब कोई सवाल नहीं करते कि अगर आप किसी शख्स को लेकर आ रहे हैं तो आपने 24 घंटे से ज़्यादा उसको तहवील में कैसे रखा। जज साहब नहीं सवाल करते कि आपने इस शख्स को कहाँ से गिरफ्तार किया। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए गए जो मुतअद्दिद कारकुनान, जिनको पीटीआई का कहा जा रहा है, उनका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से था, उनको महज इस बुनियाद पर इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके अपने आईजी साहब के 954 अफराद के फिगर में पूरा करती जा रही है कि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वो ज़ुबान पश्तो बोलते हैं। कोई मुख्तलिफ जो गिरफ्तार करके लाए गए अफराद थे, उनके मुताबिक कोई अपना काम कर रहा है, कोई कबाड़ खाने में काम करता है, कोई रेडी चलाता है, कोई रेडी बान है, और यहाँ तक जुल्म किया गया कि ना सिर्फ आपने एक खास सूबे से ताल्लुक और एक खास जुबान से ताल्लुक रखने वाले लोगों को पकड़ लिया, बल्कि जिन अफराद को पकड़ा गया था उनके जो वर्सा मौजूद थे, किसी का भाई मौजूद है, किसी का बाप मौजूद है, किसी का कोई रिश्तेदार मौजूद है या दोस्त मौजूद है, अदालत के बाहर पुलिस उनको भी पकड़ के ले गई। आज अभी तक का जो फिगर है, और ये क्योंकि हम इस मुल्क में जब भी बात करते हैं कानून और ज़ाब्ते का किसी को परवाह नहीं रहती, लेकिन इन अफराद को किस तरह से पकड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमात डाले जा रहे हैं डी चौक में एहतजाज के। और उसके अलावा हालत यह है कि अभी तक जो इस्लामाबाद पुलिस ने जितने अफराद की मुख्तलिफ मुकदमात में, ये मुकदमात थाना G9 में भी हैं, ये मुकदमात कोसार थाने में भी हैं, सेक्रेटेरिएट में भी हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं और नामालूम अफराद के खिलाफ हैं। इन मुकदमात में अभी तक 798 लोगों को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया गया है। और अगर हम 954 जो आईजी इस्लामाबाद ने फिगर बताया था उसमें से देखें तो अभी भी तकरीबन 200 अफराद मिसिंग हैं, इनमें से जिनको, या 150 अफराद मिसिंग हैं जिनको अभी अदालतों में पेश नहीं किया गया। वो कहाँ हैं, उनको भी इसी तरह किया जाएगा, किसी रेडी पे काम करते किसी मजदूर को गिरफ्तार करके इस फिगर को पूरा करना है जो आईजी इस्लामाबाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। और उन पर मुकदमा क्या बनाना है, दहशतगर्दी का, और उनके वर्सा आएंगे तो उनको भी गिरफ्तार कर लेना है। इस किस्म का निज़ाम यहाँ पे चल रहा है। खैर, आखिरी और सबसे अहम जो आज के दिन की अपडेट है वो ये भी है कि सानिया 26 नवंबर के बाद पहली मरतबा इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिलने गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमा, जिनमें इमरान खान खुद भी, बानी पीटीआई भी शामिल हैं, उनके खिलाफ
وارنٹ گرفتاری اب حالیہ احتجاج کے بھی جاری ہو گئے اور عمران خان کے خلاف آج 7 نئے مقدمات بنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت جو ڈی چوک احتجاج میں آئی تھی، نہیں آئی تھی، پہنچی تھی، نہیں پہنچی تھی، سب کے خلاف مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں آج انہی جج صاحب نے، جن کی عدالت میں لا کر کسی بھی ملزم کو جانور کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور وہ سوال بھی نہیں کرتے کہ آپ اس کو پکڑ کے کیسے لائے، کس مقدمے میں لائے، کیوں پکڑ لیا، یہ شخص تعلق بھی ہے اس کا یا نہیں، اور اس شخص سے اس کے وکیلوں کی موجودگی میں نہیں پوچھا جاتا، نہ وکلا کی بات سنی جاتی، اور جسمانی ریمانڈ کے نام پہ، شناخت پریڈ کے نام پہ ان کو حوالے کیا جاتا ہے۔ صرف خواتین کے ساتھ تھوڑی اتنی جو ہے وہ ان کی ہمدردی کی جا رہی ہے کہ کم از کم خواتین کو جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ضمانت کی اہل ہوں۔ تو عمران خان سے آج ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، اور اس ملاقات کے اندر عمران خان نے مختلف عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہا ہے۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو باہر ہے جیل سے، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مقدموں کا اندراج انہی کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب تک آپ کسی بھی واقعے کی، اگر آپ کا کوئی ایک ورکر بھی جان سے گیا تو، یا کوئی ایک ورکر زخمی بھی ہوا، کسی ایک ورکر کو ربڑ بلٹ بھی لگی ہے، تو آپ کو مقدمہ درج کروانا ہے، اپنے ورکر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہمیشہ عمران خان کی اتنی بیسک اور اتنی کامن سینس والی باتوں میں بھی ان کی ہی ہدایات کا انتظار کرتی رہتی ہے، اور آج عمران خان کے ساتھ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے پہلے تو پارٹی کو متحد رہنے، کیونکہ عمران خان کو جیل میں اندر رہ کر گو کہ ان کی ابھی تک کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، انہیں نہیں پتا تھا باہر کیا ہوا ہے، وہ اپنے ورکرز کی اموات پر غم و غصے کا شکار تو ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کو متحد رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کی پارٹی ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر ڈیوائیڈڈ ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے، اور وہ ان کے باہر آنے سے ہی درستگی اس کی ہو سکتی ہے، مگر عمران خان نے اعلیٰ عدالتوں سمیت مختلف عدالتوں سے رجوع کرنے کا، مقدمات کے اندراج کی ہدایت جاری کی ہے اپنی پارٹی کو، اور کہا ہے کہ اس واقعے کو کم از کم آپ اس حد تک پرسو ضرور کریں کہ آپ نے اپنے کارکنان کی اموات کو اور ان کے زخمی ہونے کو لائٹلی نہیں لینا، اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ریلیاں نکالنی ہے، اور مختلف ہدایات عمران خان کی جانب سے دی گئی ہیں۔ ایک طرف ریاست پاکستان ان تمام تر لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے جنہوں نے سانحہ 26 نومبر کے حوالے سے حقائق سامنے رکھے۔ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے بی بی سی کو خط لکھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ایک جوائنٹ ٹاسک فورس قائم کی، اور اس ٹاسک فورس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے 10 دن کے اندر مختلف جو سزائیں ہیں وہ تجویز کرنی ہے، اور ساتھ میں آخر میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی کہ پیکا کا وہ قانون جس کو مسلم لیگ نون اپنے دور میں لے کر آئی، جس کو اس وقت کی تمام تر صحافتی تنظیموں نے اور صحافیوں نے کالا قانون، ڈریکونین قانون قرار دیا کہ بھئی آپ کے ملک میں آلریڈی قوانین موجود ہیں، آپ پیکا لے کر کیوں آ رہے ہو؟ لیکن پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ لایا گیا اور اب اس کے اندر ترمیم لائی جا رہی ہے، اور وہ ترمیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ریاستی ادارے یا کسی شخصیت کے خلاف کوئی بھی بات کرے اور وہ جھوٹی بات ثابت ہو، اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جا رہا، اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، تو اس پروپیگنڈا کرنے والے شخص جس کو ریاست پاکستان سمجھتی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کو 3 سال قید اور 10 لاکھ یعنی 1 ملین روپے جرمانہ ہوگا، اور اس کی جو 3 سال کی قید ہوگی وہ اس کو پوری کرنی ہوگی، اور کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کے مشیروں کی جانب سے کہ باقاعدہ بات چیت کے ساتھ یہ قانون لایا جائے گا۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق ایف آئی اے نے مقدمات کا اندراج کرنا شروع کر دیا ہے اس پورے معاملے پر پروپیگنڈے کے لیے، لیکن آپ کچھ بھی کر لیں، ریاست پاکستان کو مرہم رکھنی تھی، لیکن ریاست پاکستان نے وہی چوز کیا جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ آپ سچ چھپا نہیں سکتے، چاہے جتنا مرضی عرصہ آپ لے کے یہ کوشش کر لیں کہ اس کو پکڑ لیں اور اس کو پکڑ لیں اور گرفتار کر لیں اور یہ پروپیگنڈا ہے اور فورن میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ آپ کے ملک میں جو ہوا، آپ نے اپنے شہریوں کے ساتھ جو کیا، اس پر آپ اپنے شہریوں کی تھوڑی سی داد رسی کر لیتے تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو ہی یہ ریاست پاکستان میں بیٹھے عہدیدار ہیں، اور یہ شہباز حکومت بھی تبھی ہوگی، اور جو دیگر عہدیدار جو طاقت کے نشے میں یہ بھول گئے ہیں کہ یہ شہری، یہ عوام ہی آپ کا طاقت ہوتے ہیں، ان کو ضرور ان کے حقوق کو یاد رکھ کے چلنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ ہماری عدالتیں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ ستو پی کے سو رہی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔